हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट एंड आज की इस इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन के डिस्कशन में आई वेलकम यू ऑल. सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू स्टार्ट with a very very bad news, but as you must have known by now, yesterday the country, the India, lost its one of the best and contemporary professional soldiers and the first Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat. Here you can see him standing with his wife. Unfortunately, there was a chopper crash taken in the area of Tamil Nadu, and there were 14 people on board. Out of 14, 13 were confirmed dead by the Indian Air Force. As usual, as per the standard SOP, Indian Air Force has ordered a inquiry, बट अब देखना ये होगा कि इस क्रैश का कारण क्या था. तो जो है चॉपर क्रैश हुआ है, दैट चॉपर इज मी 17 V5. एंड द स्ट्रेंज थिंग इज कि दीज आर रिलेटिवली वेरी न्यू हेलीकॉप्टर्स. दीज आर वेरी वेरी न्यू हेलीकॉप्टर्स. ठीक है, 2008 में इंडिया ने इसके लिए जो है एक टेंडर फ्लोट किया था. 2013 में फर्स्ट चॉपर जो है वो डिलीवर किया गया था. ठीक है, और 2018 में जो है फाइनल डिलीवरी हुई थी. तो यू कैन वेरी वेल जज फ्रॉम हेयर कि हमारे जो बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं वो विंटेज कैटेगरी में आते हैं. मतलब उनमें से कुछ तो है 1960s में जो है ना इंडक्ट किए गए थे, कुछ 1970s में इंडक्ट किए गए थे. दे आर ऑल्सो वर्किंग, बट दीज आर रिलेटिवली वेरी न्यू एयरक्राफ्ट्स एंड दे हैव क्रैश्ड. ऑल्दो क्रैश की वजह नहीं पता लगी है, ना ही मैं स्पेक्यूलेट करूंगा. लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू. ना ही मैं स्पेक्यूलेट करूंगा कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा. वो जो हुआ होगा वो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा. वंस द एयरफोर्स कंडक्ट्स द इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो पब्लिक की जाएगी, तो उसी में ही हमें पता लगेगा व्हाट वेंट रॉन्ग. बट अनफॉर्चुनेटली we have lost one of the most brilliant contemporary soldiers of India, one of the most, you know, extraordinary gentleman and a bloody good officer of the Indian Army. Okay? And apart from those, we have got many other who lost their life in this unfortunate incidents. So I would like to take some time और मैं अपनी तरफ से full condolence देना चाहूँगा to the family of Brigadier L.S. Lider. ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल हरचंदर सिंह, विंग कमांडर पी.एस. चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप ए, हवलदार सतपाल नायक, गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र, लांस नायक विवेक, लांस नायक एस तेजा. So I want to give my condolences to all these people who have lost their life in this unfortunate incidents. And it is, और ये सिर्फ इनकी फैमिली का पर्सनल लॉस नहीं है, ये हमारे कंट्री का बहुत बड़ा लॉस है. क्योंकि द मैन वी हैव लॉस्ट, जनरल बिपिन रावत, ही वाज स्पीयर हेडिंग समथिंग जो एक, आप जिसे कह सकते हैं कि ये इंडिया को बहुत ही जो है ना फॉरवर्ड लेके जाने वाले थे, इंडिया की डिफेंस को. जो अभी तक एक एटीट्यूड चलता आ रहा था कि हाँ ठीक है चला लेंगे, उस एटीट्यूड को चेंज होते दिख रहा था. ठीक है. अब so today I would like to take some time of this video to just tell you and give you a brief about General Bipin Rawat. He was born in 1958 in Uttarakhand, and in 1978 he was commissioned into the Indian Army. He was ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट हैं, और पास आउट होते टाइम ही गॉट द सॉर्ड ऑफ ऑनर, जो कि सॉर्ड ऑफ ऑनर जो कि वहाँ के बेस्ट कैडेट को प्रोवाइड की जाती है. ही वॉज कमीशन इन टू द गोरफा राइफल्स. ठीक है. एंड ही स्लोली एंड स्टेडली रोज अप टू द रैंक्स टू बिकम द आर्मी चीफ. जब ये थ्री कोर कमांड कर रहे थे जो कि दीमापुर में है. ठीक है.
तो इन्हीं के अंडर इंडिया ने अपनी सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की थी म्यांमार में 2016 में। ठीक है, इन 2016 इंडिया कंडक्टेड द सर्जिकल स्ट्राइक, क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक इन म्यांमार। और उसके बाद इनकी मेरिट को देखते हुए, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, इनके टैलेंट को देखते हुए 2 सीनियर जनरल्स को सुपरसीड करके इन्हें आर्मी चीफ बनाया गया था। ठीक है, ही वॉज अ वेरी प्रोफेशनल सोल्जर। आप खुद ही सोच सकते हैं कि आज तक इंडिया में जनरल सुपरसीड नहीं हुआ है, लेकिन 2 सुपर सीनियर्स को सुपरसीड करके ये आर्मी चीफ बने थे। सो ही मस्ट बी हैविंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद हिम। सो ही इज़ अमंग वन ऑफ द ग्रेट्स। तो ये जनरल दरबीर सिंह सुहाग जो थे हमारे प्रीवियस आर्मी चीफ, जनरल दलबीर सिंह, वो जब आर्मी चीफ थे तो ये उनके डेप्यूटी चीफ थे। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम कि दोनों जो टॉप 2 पोजीशंस हैं, नंबर 1 और नंबर 2 की, दोनों पोजीशंस पे गोरखा राइफल्स के जो हैं वो ऑफिसर्स कमांड कर रहे थे। ठीक है, इनके फादर भी आर्मी ऑफिसर थे। ही रिटायर्ड एज अ लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम द इंडियन आर्मी। ही वेंट ऑन टू बिकम अ स्टेप अहेड एंड एनीवेज, तो ये इनका एक छोटा सा ब्रीफ करियर था। ऑन 1 Jan 2020, 1 Jan 2020, he became the first CDS of India, Chief of Defence Staff. He was the point man to डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के मिलिट्री एडवाइज़र थे, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी भी थे, एंड ही हैड अ वेरी डिस्टिंग्विश सर्विस। सो मे ऑल द सोल्स रेस्ट इन पीस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ ब्रिगेडियर LS लिडर। ही वॉज ड्यू फॉर अ प्रमोशन, तो ये बहुत जल्द मेजर जनरल बनने वाले थे। ठीक है, हेयर इज़ द लोन सर्वाइवर ऑफ दिस क्रैश, दिस इज़ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। तो लेट अस जॉइन इन प्रेयर्स फॉर दिस ग्रेट मैन कि, एंड लेट्स होप कि ये सरवाइव करें, बहुत अच्छे से सरवाइव करें और उससे भी अच्छे तरीके से रिकवर करें, एंड ही कम्स बैक एंड जॉइन्स द ड्यूटी। एंड हम सब की जो दुआएं हैं, हम सब की जो प्रेयर्स हैं, दे आर विद हिम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले साल इन्हें शौर्य चक्र भी दिया गया था, बिकॉज ही वेंट बियॉन्ड द लाइन ऑफ ड्यूटी और द कॉल ऑफ ड्यूटी एंड परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। दैट इज़ व्हाट इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर नोन फॉर। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो यहाँ पे एक और खबर ये आई है कि RBI जो है उसने अपने रेपो रेट्स को जो है सेम रखा है। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है वो ड्यू हो चुकी है। तो वो ड्यू रिपोर्ट मीटिंग कल हुई थी और उसकी रिपोर्ट बाहर आई है, और रिपोर्ट में जो सामने आया है वो यही आया है कि RBI ने अपने फ़िलहाल के लिए जो रेट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया है। तो चेंज नहीं किया है तो मीन्स दे हैव सिग्नल्ड दैट दे आर नॉट येट गिविंग अप द अकोमोडेटिव स्टांस। ठीक है, तो अभी के लिए ये कोई ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेपो रेट है, जो इनका मेन पॉलिसी रेट है, ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे रेट्स जो हैं कल या डे बिफोर येस्टरडे की वीडियो में समझा दिए हैं। तो वहाँ पे जो पॉलिसी रेट्स थे उनमें से एक जो मेन पॉलिसी रेट होता है रेपो रेट, वो अनचेंज रखा है, वो अभी भी 4% पे ही है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो RBI का स्टांस है वो भी अकोमोडेटिव ही रहेगा। हेयर यू कैन सी इट विल हैव एन अकोमोडेटिव स्टांस, क्योंकि रिकवरी को जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रिकवर कर रही है फ्रॉम द पेंडेमिक। तो उस रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए, सॉरी, उस रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए जो है RBI अपना अकोमोडेटिव स्टांस मेंटेन करके रखेगी। तो देन एज आई सेड कि रेपो रेट जो है उसको अनचेंज रखा गया है। तो रेपो रेट अभी कितना चल रहा है? रेपो रेट इज़ 4%। ठीक है, अब रेपो रेट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि रेपो रेट होता है कि ये वो पैसा होता है जो RBI चार्ज करती है जब बैंक RBI से पैसा लेते हैं। ठीक है,
the rate at which it lends to the bank unchanged at 4%। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो भी अनचेंज रखा गया है। ठीक है, सो द रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है कि जब आरबीआई बैंक से जो है पैसा लेता है, तो उधार लेता है या लोन लेता है, तो हाँ ऐसा होता है, तो वो जो है 3.35%। तो लेकिन अनलाइक अस, आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो खुद डिसाइड करता है। तो अगर आरबीआई 3.35 से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे तो उसका मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा? उसका मार्केट पे ये इफेक्ट होगा कि मार्केट में से लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, या आप कह लीजिए बहुत कम हो जाएगी। खत्म तो नहीं होगी, खैर वो कहना भी गलत होगा, बट खत्म कम हो जाएगी। जैसे अगर बैंक्स जो हैं वो आरबीआई को पैसा देते हैं, ठीक है, अगर मनी जो है वो आरबीआई के पास जाती है तो उन्हें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? 3.35%। अगर आरबीआई इस इंटरेस्ट रेट को लेट से इंक्रीज कर दे और 3.75% कर दे, तो फिर बैंक्स जो है वो अपना पैसा आरबीआई में रखना पसंद करेंगे रेदर देन कि कॉमन मैन को लोन देने में, क्योंकि वो बहुत बड़ी बल्क अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास रख सकते हैं। उस बल्क अमाउंट पे 3.75% जो है वो भी बहुत अच्छा खासा पैसा बैंक को कमा के दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आरबीआई ने उसे भी अनचेंज रखा है, बिकॉज आरबीआई अपना अकोमोडेटिव स्टांस मेंटेन किए हुए है। तो आरबीआई चाहती है कि अभी आम मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो अवेलेबल रहे। ठीक है, तो आरबीआई ने कहा है कि हमारी रिकवरी अच्छी चल रही है, रूरल डिमांड जो है वो अभी भी बनी हुई है और आगे भी बनने रहने की संभावना पूरी पूरी दिख रही है उन्हें। ठीक है, और जितनी भी सर्विस सेक्टर में एक्टिविटीज़ हैं और जो पुरानी जो डिमांड्स पेंडिंग हैं वो सब जो है बूस्ट करती रहेंगी फॉर द नियर फ्यूचर हमारी इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये बूस्ट करती रहेंगी। इसके अलावा जो है आरबीआई ने ये भी कह दिया है कि हम जो है अब ये अकोमोडेटिव स्टांस ये एकदम से नहीं बट धीरे धीरे आराम से और बिना किसी जल्दबाजी के अपना रिलीज करते जाएंगे और एक न्यूट्रल स्टांस में आएंगे। ठीक है, तो इसी का नतीजा हमें देखने को मिला था कि जो सेंसेक्स है वहाँ पे कल काफ़ी ग्रोथ रही है और वो 1.7% जंप कर गया था। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी ठीक चल रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस। ओमिक्रॉन की वजह से जो है कोई लॉकडाउन्स की ज़्यादा अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ऑल्दो यूरोप में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन क्योंकि डेडली नहीं है, फेटल नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो उस वजह से अभी भी ग्लोबल सेंटिमेंट्स ठीक ठाक बने हुए हैं, थोड़े पॉजिटिव बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये न्यूज़ सीधा जर्मनी से आ रही है। तो वहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है, एंगेला मर्कल जो जर्मनी की अभी तक पिछले 16 साल से जर्मनी की चांसलर थी। अब आप कहेंगे चांसलर क्या होता है? चांसलर तो यूनिवर्सिटीज़ का होता है। नहीं, जो जर्मनी में चांसलर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के इक्वलेंट रैंक होता है। ठीक है, जर्मनी इज़ अ रिपब्लिक, जर्मनी में एक प्रेसिडेंट साहब होते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ना होके चांसलर होते हैं। तो इन उनका जो गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो यूनिटरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या सॉरी चांसलर जो है उसके पास असली पावर होती है और प्रेसिडेंट का जो है ज़्यादातर लोन सेरेमोनियल ही रहता है। ठीक है, जस्ट लाइक इंडिया। तो रियल पावर तो चाहे प्रेसिडेंट के ना पास ही है, बट एक्चुअली पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है। तो ऐसे में इनका चांसलर के पास रहती है और चांसलर जो है वो इलेक्टेड आता है। तो जर्मनी के इलेक्शंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि वहाँ पे एक थोड़ा जो है ना डायरेक्ट इलेक्शन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस वाला सिस्टम है, दोनों चलता है। एनीवेज वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बात ये है कि एंगेला मर्कल जो थी, ठीक है, वो पिछले 16 साल से जर्मनी की चांसलर थी, एंगेला मेर्कल। ठीक है, तो अब उनको जो रिप्लेस करेंगे वो ये जो है मिस्टर ओलाफ शोल्स, ठीक है, ये करेंगे। तो इन्होंने इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस में जो एंगेला मर्कल थी उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन नहीं जीत पाई, उनको क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली। क्लियर कट मेजॉरिटी इस इलेक्शन में किसी को भी नहीं मिली, बट ओलाफ शोल्स जो थे इनकी पार्टी ने दो और पार्टीज़ के साथ मिलके एक अच्छी खासी जो है
मेजॉरिटी क्लेम कर ली है। तो राइट नाउ दे हैव 395 सीट्स। ठीक है, ऑल द मेजॉरिटी मार्क जो है जर्मनी की पार्लियामेंट में वो 416 है, 416 है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा नहीं, बस इनको 21 सीटों की ज़रूरत है, तो वो ये इंडिपेंडेंट से या वैसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फॉर द टाइमिंग जो एंगला मर्कल की पार्टी थी CDU, ठीक है, उसके पास नहीं है, उसके पास कुछ 380 के अराउंड ही सीट्स हैं उनकी पूरी कोएलिशन के पास। तो इनकी कोएलिशन के पास जो है 395 सीट्स हैं, दैट इज़ वाई दे हैव फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। और कल इनको ओथ भी दिलवा दी गई है, और उसके बाद इन्होंने जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स भी इशू कर दिया गया है। हेयर यू कैन सी हिम प्रोवाइडिंग द सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है? तो जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है, या एक काम कीजिए, आप खुद चेक कीजिए और कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो अब आगे। अच्छा, इसके साथ साथ जर्मनी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, उसकी कैपिटल है बर्लिन, राइट। इसके बाद इनकी जो करेंसी है वो यूरो है, तो EURO। इसके अलावा जर्मनी में बहुत अच्छी अच्छी जो है आपको इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। रीन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा मार्केट लीडर है वर्ल्ड में, ठीक है। एंड इट हैज़ गॉट सम ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव ब्रांड्स लाइक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है जर्मनी की सबसे बेस्ट मानी जाती है। द ब्रांड्स लाइक BMW, मर्सिडीज, ऑडी, दे आर ऑल जर्मन। ऑलराइट, फोक्सवागन, दे आर ऑल जर्मन। तो इसके अलावा जर्मनी में एक सिटी है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट। तो इस फ्रैंकफर्ट में यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है, ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उसका हेडक्वार्टर्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी करेंसी यूरो है, यूरो जो है वो एक सेंट्रल बैंक ही इशू करेगा, जैसे हमारी रुपी जो है वो RBI इशू करता है, ठीक है, इट इज़ इशूड बाय RBI। वैसे ही यूरो जो है वो ECB इशू करता है, और ECB का जो हेडक्वार्टर्स है वो फ्रैंकफर्ट में है। तो यानी पूरे यूरोप की जो बैंक की हेडक्वार्टर्स है, सेंट्रल बैंक की हेडक्वार्टर्स है, वो कहाँ है? जर्मनी में। ऑलराइट, चल, लेट्स। अच्छा, जर्मनी से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। तो जर्मनी से रिलेटेड एक चीज़ और जो आजकल न्यूज़ में चलती है वो है नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये क्या है? ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 बेसिकली एक पाइपलाइन है, ठीक है। ये पाइपलाइन रशिया से जर्मनी तक आ रही है, रशिया से जर्मनी तक आ रही है। तो ये पाइपलाइन के थ्रू रशिया जो है जर्मनी को गैस सप्लाई करता है, नेचुरल गैस वगैरह और दूसरी उनकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट सप्लाई करता है। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 कंस्ट्रक्ट हो गई है, ऑलमोस्ट तैयार है, शुरू होने वाली है। तो इस पे जो है, अब आपको पता है रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो रशिया पे सैंक्शंस लगने के बावजूद भी ये जर्मनी जो है वो कह रहा है कि नहीं, हम ये पाइपलाइन बनाएंगे, और उन्होंने बना ली है, और वो कहते हैं कि हम रशिया से गैस खरीदेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए न्यूज़ में थी क्योंकि अभी आपको पता है US और UK का आपस, सॉरी, US और रशिया का, नॉट UK, US और रशिया का आपस में एक डिस्प्यूट चल रहा है यूक्रेन में टेंशन्स को लेके, ठीक है। तो US ने रशिया से यही कहा है कि अगर आपने यूक्रेन पे अटैक किया तो हम आप पे ऐसी सैंक्शंस लगाएंगे कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। नॉर्ड जो है बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में नॉर्थ डायरेक्शन को कहते हैं। नॉर्थ इन जर्मन इज नोन एज नॉर्ड। स्ट्रीम तो स्ट्रीम ही है, तो नॉर्ड स्ट्रीम 2, तो ये नॉर्दर्न पाइपलाइन है एक, जो रशिया से जर्मनी में आ रही है। तो एग्जामिनर कहीं आपको ये क्वेश्चन ना पूछ ले, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। अब जो हमारे फॉर्मर CJI हैं, मिस्टर रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई, ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उसे लॉन्च किया है, और उसी में ही उन्होंने बताया है कि कैसे जब अयोध्या का वर्डिक्ट जो उन्होंने दिया था 9 नवंबर 2019 को, ठीक है, उसके बाद वो जो उनके साथ बेंच पे बाकी 5 जजेस बैठे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे 5 जजेस बैठे थे,
उनको रात को डिनर वगैरह पे लेके गए थे, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। तो वो बेसिकली बताना चाहते हैं कि हम लोग इतने, ऐसा नहीं है कि वो शो ऑफ कर रहे थे कि हाँ मैंने सबको बोला कि आप यही डिसीजन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ही जस्ट वांट्स टू टेल थ्रू दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस दैट जजेस आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनके पास पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी पावर्स डिफाइन की गई हैं, बट जजेस की पावर नहीं डिफाइन की है। वो इसीलिए नहीं डिफाइन की है बिकॉज उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, तो उन्होंने यही यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि चाहे हमारे पास पावर सबसे ज़्यादा है बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो हमने भी उस टेंशन भरे माहौल को कुछ इस तरह से हल्का किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी, यानी खुद लिखी है इन्होंने। ऑलराइट, प्लीज़ ये नाम याद रखिएगा, जस्टिस फॉर द जज। बहुत अच्छी एक इसमें इन्होंने काफ़ी इंसिडेंसेस के बारे में बताया है। दूसरा इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये वहाँ पहुँचे तो इन्हें आइडिया ही नहीं था कि इतने, एक आपको याद होगा 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जो है सीजीआई के अगेंस्ट एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ जो है स्टेटमेंट्स दी थी। तो वो कह रहे थे कि मुझे मालूम ही नहीं था कि इस लेवल पे बात होने वाली है, बट क्योंकि मैं वहाँ पहुँच गया था और मैंने ये भी कहा था कि हाँ ठीक है हम बात करेंगे, तो कहते उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से अपने आप को बैकआउट नहीं कर सकता था। ठीक है, और उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि कैसे मेरे ऊपर जब इनके ऊपर जब जो है एलिगेशंस लगी थी हरासमेंट की, सेक्सुअल हरासमेंट की इनके स्टाफ की तरफ से लगाई गई थी, तो इन्होंने बताया कि सारा बताया है कि कैसे कैसे जो है मैंने फिर उसको डीमिथ करने के लिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलवाई और कैसे मैं जो है कोर्ट की कमेटी के सामने पेश हुआ डिस्पाइट बीइंग द इनकम्बेंट सीजीआई एट दैट टाइम, और कैसे मैंने अपनी जो है अपनी तरफ से सफाई रखी एंड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस बुक में इन्होंने काफ़ी कुछ जो है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा है। तो याद रखिएगा नाम, जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी बाय जस्टिस रंजन गोगोई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट न्यूज़ इज अगेन कमिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर किरेन रिजिजू, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, और ही इज़ BA LLB फ्रॉम DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी लॉ की है। तो ये इन्होंने कल पार्लियामेंट में एक बिल डिस्कस हो रहा था, जो कि बिल था जजेस की सैलरी का। ठीक है, ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये बिल का नाम है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2021। तो इन्होंने बताया है कि कैसे मेरे पास जो है बीइंग द लॉ मिनिस्टर, मेरे पास जुडिशरी खुद की तरफ से, ठीक है, बहुत सारे बार एसोसिएशंस की तरफ से, बहुत सारे जर्नलिस्ट, NGOs और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये सजेशंस आ रहे हैं कि जो NJAC है इसको वापस लेके आओ। तो अब ये NJAC है क्या? NJAC इज़ बेसिकली नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की थी जिसको बोलते हैं 99th अमेंडमेंट। ठीक है, इस अमेंडमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया जजिस के अपॉइंटमेंट का। कौन से जजेस? हायर जुडिशरी के जजेस, जो आपके हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स का। तो इसमें क्या किया इन्होंने, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, इंक्लूडिंग CJI, क्योंकि CJI सबसे सीनियर होते हैं ना, ठीक है, उसके साथ साथ 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट, और उसके साथ साथ लॉ मिनिस्टर जो हैं वो मिलके एक कमेटी बनाएंगे, और ये कमेटी जो है हाई कोर्ट में कौन से जजेस को अपॉइंट करना है, किसकी ट्रांसफ़र करनी है, सुप्रीम कोर्ट में किस जज को जो है अपॉइंट करना है, किसकी प्रमोशन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट करनी है, ये डिसाइड करेंगे।
ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2014 में पास हो गई थी, उसके बाद इम्प्लीमेंट हो गई थी, बट फिर इसके अगेंस्ट केस चला और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है स्ट्रक डाउन कर दिया कि नहीं ये गलत है एंड इट डज नॉट पास द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे जो है वो कोट किया था आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच स्टेट्स सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे उन्होंने कहा क्योंकि लॉ मिनिस्टर इस पैनल के मेंबर बन रहे हैं, तो यहाँ पे जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में जो है एग्जीक्यूटिव का एक से आ जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रोविज़न है ये वॉयलेट होती है। जबकि मैं आपको क्लियर कट बात बता दूं कि ये आर्टिकल 50 जो है ये डीपीएसपी में आता है, डीपीएसपी जो कि जस्टिसिएबल नहीं है। अगर आपने आर्टिकल 36 पढ़ा है तो उसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये जो आर्टिकल 36 से आगे प्रोविजंस हैं और 37 की जो प्रोविजंस हैं ये क्लियर कट स्टेट करती हैं कि जुडिशल कमीशन जो आपका डीपीएसपी वाला पूरा हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि इसे इम्प्लीमेंट करवाइए। बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं पे भी वायलेशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, बट इस चीज़ के लिए यानी जो आपका डीपीएसपी वाला पार्ट है उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट की खुद की मर्जी है कि क्या वो इसके अकॉर्डिंगली चले या ना चले। ठीक है। ऑल दो मना कोई नहीं करता है बिकॉज उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो अच्छी हैं और उससे कंट्री की ही प्रोग्रेस होगी, बट मैं आप गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट का जब चाहेगी तब गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी। तो उसको जो है फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, और कैंसिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं, थ्रू कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम। ठीक है। अब ये कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो फिर क्या होगा, उसमें एक कोलिजियम होगा, उस कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है बैठेंगे और डिसाइड करेंगे किस जज को जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट प्रमोट करना है। ठीक है। सिमिलरली अगर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, ठीक है, अगर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो उसमें सीजेआई प्लस उनके 2 जूनियर मोस्ट सॉरी, तो हाई कोर्ट के जजेस को अगर अपॉइंट करना है तो उसमें सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है। एंड जिस भी हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजे, इनको जो है आपस में बैठ के कंसल्ट करना पड़ेगा। कंसल्ट करके फिर ये नाम जो है आगे रेकमेंड करेंगे। तो कोलिजियम जो है इट इज़ बेसिकली, अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करने की यहाँ कोशिश करूँ तो कोलिजियम इज़ नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटिंग जजेस। ठीक है। ये जो सिस्टम है ये 3 जजेस केस से निकल के आया है। ठीक है। 3 जजेस केस, उस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, अगर आपको वो डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे पॉलिटी वाले लेक्चर देखना जो कि बहुत ही जल्द हमारी ऐप पे अपलोड होने वाले हैं। ठीक है। तो आप हमारी पॉलिटी वाले लेक्चर में देखना, उसमें ये सारा 3 जजेस केस का जो है मैटर है ये अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। तो यहाँ से ये कोलिजियम सिस्टम निकल के आया था विच इज़ यूनिक टू इंडिया, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में जो है जो अपॉइंटमेंट होती है वो बाय लेजिस्लेचर ही होती है जजेस की अपॉइंटमेंट। ठीक है। जैसे अगर हम यूएस की एग्जांपल ले तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट के जज की नॉमिनेशन होती है तो नॉमिनेट तो प्रेसिडेंट करते हैं,
और उसकी कंफर्मेशन जो है वो यूएस की सीनेट करती है, यानी वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट जो है वो कंफर्म करती है उस अपॉइंटमेंट को। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या है कि कैबिनेट ने जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसको एक्सटेंड कर दिया है टिल मार्च 2024। साथ ही साथ जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको भी मंजूरी दे दी गई है। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल। तो इसके अंडर उन्होंने टारगेट किया कि हम 2.95 करोड़ हाउसेस जो हैं वो पक्के हाउसेस, या आप कह लीजिए पक्का घर जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, या जिसने कंस्ट्रक्ट करने हैं उसको हेल्प करेंगे, या थोड़े खुद कंस्ट्रक्ट करके देंगे और थोड़े जिसने खुद जिसके पास ज़मीन है उसको पैसा प्रोवाइड करवा देंगे, सस्ते लोन्स प्रोवाइड करवा देंगे ताकि वो खुद का घर बना सके। तो इसमें टारगेट रखे गए 2.95 करोड़ हाउसेस का। तो उसमें अब इस प्रधानमंत्री आवास योजना के दो जो हैं आप कह लीजिए कंपोनेंट्स है, एक ग्रामीण है दूसरा अर्बन है। ठीक है, जो ग्रामीण वाला है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज वाली जो मिनिस्ट्री है जो कि मिस्टर नरेंद्र तोमर के पास है, ठीक है, उनके पास आता है। अर्बन वाली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके अंडर आता है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण वाला कंपोनेंट है उसको जो है ख़त्म करना था वो, या फिर आप कह लीजिए ये जो कंपोनेंट है चलना था टिल मार्च 2022, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2024। ठीक है, क्योंकि इस में से 1.65 करोड़ हाउसेस जो हैं, 2.95 करोड़ में से 1.65 हाई करोड़ हाउसेस जो हैं वो बन चुके हैं, दे हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, हाउसेस जो है वो बन गए हैं और अलॉट कर दिए गए हैं 1.65 करोड़। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि बाकी के जो बचे हुए हाउसेस हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे, इसीलिए जो है इसको आगे एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, टिल 31 मार्च 2021। तो अब यहाँ पे जो है इसके लिए बजट एलोकेशन भी कर दी गई है, सॉरी, ठीक है, इसके लिए बजट एलोकेशन भी कर दी गई है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अर्बन को लेके दोनों मैंने आपको समझा दी है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो या तो मिनिस्ट्री से रिलेटेड आ सकता है या फिर इनके टारगेट से रिलेटेड आ सकता है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि गवर्नमेंट ने एक और जो प्रोजेक्ट है उसे भी अप्रूव कर दिया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सा है? ये बेसिकली दो रिवर्स हैं हमारे सेंट्रल इंडिया में, एक रिवर है कैन रिवर और दूसरी है बेतवा रिवर। इन दोनों को जो है आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो जैसे कि आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने 2014-15 में भी जो है ये विजन दिया था कि हमें जो है अपने रिवर्स को इंटरलिंक करना होगा, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे एक्सेस वाटर है और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे वाटर डेफिसिएंट है। तो डिमांड बराबर करने के लिए जो है रिवर्स को इंटरकनेक्ट किया जाएगा कैनाल्स के थ्रू, और बीच में वाटर ग्रिड्स वगैरह बनाई जाएंगी, स्टोरेज रिजर्वॉयर्स वगैरह बनाए जाएंगे, ताकि मोर और लेस हर एरिया को जो है वाटर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, तो अब ये जो केन बेतवा वाला रीजन है, अब ये आपको देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ एमपी, यूपी।
ठीक है, तो वहां पे एक एरिया है जिसका नाम है बुंदेलखंड। इस रीजन में बहुत ज़्यादा जो है ड्राई है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होती, बारिश होती है, मतलब इतनी भी नहीं होती, बारिश होती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी में अगर आप देखेंगे तो पत्थर ऐसे हैं जो एकदम बहुत हार्ड हैं और नॉन पोरस हैं, तो उसके थ्रू पानी जो है ज़मीन में जा ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रखा है। और इसीलिए यहाँ पे सरफेस वाटर, और जो दूसरी बात जो ये पत्थर है इसके ऊपर से सरफेस वाटर जो है बहुत जल्दी फ्लो कर जाता है, फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे पानी रुकता नहीं है और ये रीजन काफ़ी ड्राई है। तो यहाँ पे केन बेतवा जो है उसको रिवर को इंटरलिंक किया जाएगा एट अ कॉस्ट ऑफ 44,600 करोड़ रुपीस। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इसमें से सेंटर जो है, ये टोटल खर्चा होगा इस प्रोजेक्ट का, इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 39,317 करोड़ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जिसमें से 36,290 करोड़ क्या होगा, ग्रांट, मतलब पैसा दे दिया एक बार, दोबारा वापस नहीं मांगेंगे। 3,027 करोड़ जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को वापस करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बुंदेलखंड रीजन के लिए ये मेनली है, जो कि स्टेट, बुंदेलखंड रीजन जो है इन द स्टेट ऑफ एमपी एंड यूपी दोनों है। तो बुंदेलखंड में जैसे आपको पता है बड़ा फेमस शहर है झांसी, बुंदेलखंड के अंदर ही आता है, बुंदेलखंड रीजन में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पन्ना, टिकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दातिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, ये मध्य प्रदेश के, बांडा, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये यूपी के। इन डिस्ट्रिक्ट्स को इस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा और डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी आज की आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जिनमें से कुछ थोड़ी अच्छी थी, कुछ बहुत ही बुरी थी। And as usual, again my condolences to the family of CDS General Bipin Rawat. May God give them the strength to bear this loss. Again, keep working, keep studying hard. ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। सॉरी आज एनर्जी लो थी बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न। ठीक है, एज आई सेड, ये हमारे किसी एक का नहीं, पूरे देश का नुकसान है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।